आज इंडिया के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन कोई भी कोका कोला के आसपास तक नहीं है। लोग कोका कोला को इतना पसंद करते हैं कि उनके लिए ठंडा यानी कोका कोला। लेकिन क्या आपको पता है, जिस कोका कोला का आज इंडिया के पूरे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर राज है, कभी उसे देश छोड़कर जाना पड़ा था। इस वीडियो में हम आपको उस वजह के बारे में बताएंगे जिसके कारण कोका कोला को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। कोका कोला के एक बोतल में महज 4% कोका सिरप होता है। वह कोका सिरप जिसको लेकर कोका कोला हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव है। इस फॉर्मूला को आज तक इतना सीक्रेट रखा गया है कि कंपनी को चलाने वाले सीईओ को भी इसके बारे में नहीं बताया जाता है। अब सोचिए, अगर कोई कोका कोला को अपना यही सीक्रेट फॉर्मूला रिवील करने को कहे तो क्या होगा। कुछ ऐसी ही मांग 1977 में तत्कालीन भारत सरकार ने कोका कोला के सामने रखी थी। उनसे कहा गया, अगर तुम्हें भारत में अपना कारोबार करना है तो तुम्हें अपना सीक्रेट फॉर्मूला बताना होगा, वरना अपना सामान समेटो और भारत से निकल जाओ। साल 1977 भारत की जनता के लिए एक ऐतिहासिक साल था, पर ऐसा क्या हुआ था इस साल जो यह ऐतिहासिक बन गया। अगर आपको नहीं पता तो बता दे, यही वो साल है जब देश में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी हटाई गई थी। इमरजेंसी हटने के बाद एक बार फिर देश भर में चुनाव करवाए गए और आजादी के 30 सालों में ये पहली मर्तबा था जब कांग्रेस सत्ता में नहीं आई थी। जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर देश में अपनी सरकार बनाई। मोरारजी देसाई को देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया और नए सरकार के यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज बने जॉर्ज फर्नांडिस। उनका मानना था कि इंडिया को बाहरी कंपनियों की जरूरत नहीं है। इंडिया बिना उनकी मदद के खुद को स्टेबल कर सकता है और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने देश में इम्प्लीमेंट किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसे FERA भी कहा जाता है। कहने को तो यह एक्ट इंदिरा गांधी लेकर आई थी, लेकिन वो इसे कभी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। इस एक्ट को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट किया मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने। FERA के मुताबिक कोई भी बाहरी कंपनी किसी इंडियन कंपनी में 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं ऑन कर सकती थी। जिन फॉरेन कंपनियों की भारतीय कंपनियों में हिस्सेदारी 40% से अधिक थी, उन्हें सरकार द्वारा निर्देश दिया गया कि वह उन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को कम करे और अपनी बाकी की इक्विटी इंडियंस को वापस कर दे। जॉर्ज फर्नांडिस का कोका कोला को लेकर कहना था कि भारत के 90% रूरल एरिया में जनता के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है, पर कोका कोला को बनाने के लिए साफ पानी का एक बड़ा अमाउंट जाता है। जॉर्ज फर्नांडिस ने कोका कोला के लिए एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी लगाया। मिनिस्ट्री ने कोका कोला को निर्देश दिया कि उन्हें अपना सीक्रेट फॉर्मूला साझा करना होगा उनके भारतीय शेयर होल्डर्स के साथ। कोका कोला को ये मंजूर नहीं था। वह भारतीय कंपनियों में अपनी शेयर होल्डिंग्स को कम करने के लिए तैयार था, लेकिन वो किसी हाल में अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर नहीं करना चाहता था। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट्स ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ भी मीटिंग की, पर दुर्भाग्यवश कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और 1977 में कंपनी को ऑफिशियली भारत में अपना कारोबार बंद करके देश से बाहर जाना पड़ा। उस एक साल में 50 से अधिक फॉरेन कंपनियों को अपने ऑपरेशन बंद करके भारत से बाहर जाना पड़ा था। कोका कोला भारत से जा चुका था। उसके जाते ही सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक वॉइड क्रिएट हो गई थी। कोक ने अपने जाने से पहले लोगों के दिलों में एक जगह बना ली थी। लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर कोका कोला ही पता था, और ऐसा होता क्यों ना। इस कंपनी ने अपने आगे किसी दूसरे कंपनी को कभी टिकने ही नहीं दिया था। आलम यह था कि कोका कोला के जाने के बाद जो वॉइड क्रिएट हुआ था, उसे उसकी अल्टरनेटिव कंपनियां भरने में नाकामयाब साबित हो रही थी। एक तरफ जहां ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस चिंता में डूबी हुई थी कि कहीं कोका कोला के कर्मचारी जो कंपनी के भारत से बाहर जाने के बाद बेरोजगार हो गए थे, वो कहीं सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट न चालू कर दे। सरकार को ऐसा ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाना था। सरकार ने फैसला किया कि वो अपनी खुद की सॉफ्ट ड्रिंक बनाएंगे जो कोका कोला की अल्टरनेटिव होगी, और ये सॉफ्ट ड्रिंक सरकार का जनता के लिए तोहफा होगा। कांग्रेस को हराने की खुशी में सरकार ने खुद की सॉफ्ट ड्रिंक बनाने का निर्णय तो ले लिया था, लेकिन अब सवाल ये उठता था कि आखिर वो कोक सिरप को बनाने का फॉर्मूला कहां से लाएंगे। इसके लिए उन्होंने मदद ली सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर की। ये एक फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लैबोरेटरी है जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करती है। सरकार के कहने पर वहाँ के रिसर्चर लग जाते हैं कोक का फॉर्मूला बनाने में। ऐसा नहीं था कि सिर्फ सरकार को कोका कोला के जाने के बाद उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रही थी। कई प्राइवेट प्लेयर्स भी थे जिन्हें कोका कोला के जाने के बाद एक अवसर दिखाई दिया सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतारने का।
उनमें से एक थी प्योर ड्रिंक्स नाम की कंपनी, जो कभी कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर कंपनी थी। भारत में इनके पास सॉफ्ट ड्रिंक बनाने के सब रिसोर्सेज मौजूद थे, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि वो जो काम अब तक कोका कोला के लिए करते थे वो अब खुद के लिए करेंगे। प्योर ड्रिंक्स, जिसके पास पहले से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मौजूद था, उसने एक प्लान के तहत कोका कोला जैसे ही फॉन्ट और स्टाइल इस्तेमाल किया और उसे एक इंडियन टेस्ट का टैग देकर मार्केट में लॉन्च कर दिया, कैंपा कोला। प्योर ड्रिंक्स के अलावा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में एक ऐसी कंपनी भी उतरी जिसे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कंपनी थी पार्ले। क्यों चौंक गए? लेकिन ये सच है, पार्ले ने भी कोका कोला के क्रिएट किए गए वॉइड का फायदा उठाने की सोची, इसलिए उन्हें अपनी खुद की सॉफ्ट ड्रिंक थम्स अप लॉन्च की। कैंपा कोला और थम्स अप दोनों ही मार्केट में तेजी से फैल रही थी। इन दोनों सॉफ्ट ड्रिंक्स में लोगों को कोका कोला वाला टेस्ट नहीं आ रहा था, पर इनका टेस्ट खराब भी नहीं था। धीरे धीरे लोगों को ये पसंद आने लगी थी। इसी बीच सरकार का कोक का फॉर्मूला भी बनकर तैयार हो गया था। सरकार भी अपनी सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में उतारने को तैयार थी। अब उन्हें बस ये सोचना था कि इस ड्रिंक का नाम क्या होगा। उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हरि विष्णु कामत ने सरकार को आइडिया दिया कि इस ड्रिंक का नाम 77 रखा जाए। 77 यानी 77 जो रिप्रेजेंट करता था 1977 में कांग्रेस की हार को। सरकार इस सुझाव से इतना खुश हुई कि उन्होंने इसे देने वाले हरि विष्णु कामत को 10,000 का इनाम दिया, जो उस वक्त एक बड़ी रकम हुआ करती थी। 77 मार्केट में लॉन्च हो चुकी थी, लेकिन लोग इसे कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। इसके पीछे का कारण था इसकी क्वालिटी। सरकारी कोला की क्वालिटी कोका कोला से कंपेयर करना छोड़िए, वो कैंपा और थम्स अप से भी कंपेयर करने के लायक नहीं थी। फिर भी 1977 से लेकर 1980 तक ये मार्केट में बनी रही। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो मोरारजी देसाई की जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी। दरअसल जनता पार्टी के अंदर मतभेद होने लगे थे। पार्टी के हर बड़े नेता की अपनी मांगे थी, जिसे पूरा करना मुमकिन नहीं था। इस पूरे इंटरनल ब्रेकडाउन का नतीजा ये निकला कि जनता पार्टी की सरकार साल 1980 आते आते गिर गई। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण देश में फिर चुनाव हुए और इस बार इंदिरा गांधी ने बाजी मार ली। इंदिरा गांधी के पावर में आने के बाद 77 जिसे बनाया ही कांग्रेस को मौन करने के लिए गया था, उसे बंद कर दिया गया। सरकार से जब 77 को बंद करने के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि ये कंपनी काफी वक्त से घाटे में चल रही थी, जिस कारण सरकार ने इसे बंद करने का निर्णय लिया। इसके साथ 77 की सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में जर्नी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब मार्केट में सिर्फ कैंपा और थम्स अप बची थी। दोनों कंपनियों ने अगले 8 सालों तक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट पर अपनी मोनोपोली बनाए रखी। फिर 1988 में इंडियन मार्केट में कदम रखा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक जायंट पेप्सी कोला ने। उसने धीरे धीरे कैंपा और थम्स अप की मोनोपोली को मार्केट में कम करना शुरू किया। अगले कुछ सालों में वो बाकी दोनों कंपनियों के बराबर खड़ी थी सेल्स के मामले में। 1991 में भारत का मार्केट ग्लोबल प्लेयर्स के लिए खुल चुका था, जिसकी वजह से हर सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रहा था। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट भी इससे बच नहीं पाया। 1993 तक चीजें इस मार्केट के लिए इतनी नहीं बदली थी, लेकिन फिर भारत में वापस आती है कोका कोला। कोका कोला का वापस आना संकेत था कि सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट की तस्वीर एक बार फिर बदलने वाली है। कोका कोला ने आते ही पहले थम्स अप को खरीद लिया। आप जो आज मार्केट में थम्स अप नाम की कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, वो असल में कोका कोला की है। कंपनी ने मार्केट स्ट्रेटेजी के तहत इसका नाम भी बदला ही नहीं। दुनिया को दो सबसे बड़ी सॉफ्ट ड्रिंक जॉइंट्स कोका कोला और पेप्सी कोला इंडियन मार्केट में अपने स्वामित्व के लिए कम्पीट कर रही थी। उनके पास दुनिया भर का पैसा और रिसोर्सेज उपलब्ध थे। उनसे कंपटीशन करना कैंपा के लिए संभव नहीं था। धीरे धीरे कैंपा बाजार से गायब हो गई और उसके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर कोका कोला और पेप्सी ने कब्जा कर लिया। कैंपा के खत्म होने के बाद से इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में पेप्सी और कोका कोला की मोनोपोली स्थापित हो गई, जिसे 30 साल बाद भी कोई खत्म नहीं कर पाया है। लेकिन इसको खत्म करने की तैयारी शुरू हो गई है। साल 2022 में मुकेश अंबानी की रिलायंस ने प्योर ड्रिंक्स, जिन्होंने कैंपा कोला लॉन्च की थी, उसे 22 करोड़ देकर खरीद लिया है। इसके पीछे का कारण है कि रिलायंस फिर से लॉन्च करना चाहता है कैंपा नाम से इंडियन सॉफ्ट ड्रिंक। अब देखना यह है कि क्या कैंपा कोका कोला और पेप्सी से मुकाबला कर पाएगी, क्योंकि अगर उसे मार्केट में खुद को स्थापित करना है तो उसका डायरेक्ट मुकाबला इन दोनों कंपनियों से होगा। वो चाहकर भी इन्हें अवॉइड नहीं कर सकती है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।